हेलो दोस्तों, स्वागत आज आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम BSKG 178 इग्नू की जो बुक्स है प्राचीन भारतीय राजनीति, इस बुक का जो हमने 4 चैप्टर तक कर लिए थे, आज हम इस बुक का 5वां चैप्टर करने वाले हैं। तो 5वें चैप्टर का नाम है राजनीतिक चिंतन के स्रोत। इसके जो प्रमुख निबंधात्मक प्रश्न हैं ये भी इसमें कवर हो जाएंगे। चैप्टर जो है बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, इजी टू इजी वे में हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है राजनीतिक चिंतन के स्रोत, इकाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो राजनीतिक चिंतन है उसके क्या क्या तरीके या स्रोत हैं, किस जरिए से राजनीतिक चिंतन किया जाता था। इसका उत्तर है कई विदेशी चिंतकों का मानना है कि प्राचीन भारतीयों की इतिहास लेखन में रुचि नहीं थी। जो कई विदेशी चिंतक रहे हैं वे सोचते थे कि जो प्राचीन भारतीयों की इतिहास लेखन में जो रुचि नहीं थी, लेकिन यह पूर्णतः गलत साबित हुआ। उनकी इतिहास विषयक अवधारणा आज के संदर्भ में सर्वथा जो अलग दिखाई पड़ती है। जो इतिहास के विषय में जो उनकी अवधारणा रही है वो आज के मुकाबले जो है उन बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। भारतीय लेखन में आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वंश विस्तार आदि अनेक विषयों का समावेश जो है स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो भारतीय लेखन रहा है उसमें अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, वंश विस्तार ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनसे ये सारी चीज़ें जो है उसमें समाहित हुई है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण अधिक था, इसलिए भौतिक घटनाओं के लेखे जोखे का महत्व अलग से नहीं पहचाना गया। इसे साहित्य में एक सामूहिक दृष्टिकोण का नाम दिया गया। जो उनका जो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण अधिक था, इसलिए इसी कारण जो है जो भौतिक घटनाएं थी उनके लेखे जोखे को जो महत्व नहीं दिया गया और ना ही पहचाना गया। इसे साहित्य में एक सामूहिक दृष्टिकोण का नाम दिया गया है। राजनीतिक चिंतन के स्रोतों के विषय में जानने के लिए हमारे पास जो है विश्व का सबसे बड़ा साहित्य है। जो राजनीतिक चिंतन है हम उसके बारे में बिल्कुल जो बारीकी से जान सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो उसका वो सबसे बड़ा साहित्य है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। परवर्ती काल में हमारी बहुत सी साहित्यिक सामग्री को जो आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था, और जो ब्रिटिश वगैरह थे ये हमारी सामग्री को अपने देशों में ले जाकर वहाँ पर सजा कर रख देते थे। और कई जो आक्रमण हुए हैं हमारे देश पर, उन्होंने भी आक्रमणकारियों ने भी नष्ट कर दिया, जिस कारणवश राजनीतिक चिंतन में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हुई है। 7वीं शताब्दी में भारत का परिभ्रमण करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि जो अच्छी बुरी घटनाएं हैं उनका वृत्तांत लिखने के लिए एक अलग अधिकारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उपस्थित था। जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, उसने ये बताया है कि जो हमारे यहाँ पर जो अच्छी या बुरी जैसी भी घटनाएं घटित होती थी उनका संपूर्ण वृत्तांत लिखने के लिए जो है उस पूरी तरह से एक अलग जो अधिकारी था उसकी नियुक्ति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में थी। कलन ने भी इस विषय में लिखा है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का पात्र है जो राजद्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। जो कलन है जो प्राचीन राजनीतिज्ञ रहे हैं वे इस विषय में लिखते हैं कि जो
वही गुणवान जो कवि प्रशंसा का पात्र कहलाएगा, जो राजद्वेष से जो उन राजद्वेष को कुछ न समझकर उससे ऊपर उठकर जो सत्य को ही निरूपित करेगा अपनी कविता में और अपनी ही भाषा का प्रयोग करता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? सॉरी, हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीयों में राजनीतिक इतिहास के प्रति अभिरुचि एवं चेतना दोनों विद्यमान थी। जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे या इतिहास के प्रति जो उनकी अभिरुचि थी और चेतना दोनों विद्यमान उनके अंदर थी। राजनीतिक इतिहास को वे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते थे। राजनीतिक चिंतन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रचुर स्रोत हमारे पास उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, राजनीति चिंतन के स्रोत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। या मुख्य रूप से दो प्रकार के राजनीतिक स्रोत, साहित्य स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत में जो अंतर है वो उसको स्पष्ट कीजिए। या फिर ब्राह्मण, जैन, बौद्ध साहित्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इनका उत्तर देखते हैं। राजनीतिक स्रोत के चिंतन से हमें जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है वह प्राचीन साहित्य, वेदों, ब्राह्मणों, धर्मसूत्रों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन ग्रंथों तथा बौद्ध जातकों आदि से मिलती है। जो हमें जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है ना, वे उनके स्रोत हैं वेद, ब्राह्मण, धर्मसूत्रों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन ग्रंथों तथा बौद्ध के जो जातक हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो इसके अतिरिक्त भी है, इसके अतिरिक्त क्या है, इनके अतिरिक्त प्राचीन भारत की शासन पद्धति पर लिखे गए ग्रंथ जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंतकीय नीति शास्त्र, शुक्र नीति आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्राचीन राजनीतिक इतिहास पर लिखे गए अनेक ग्रंथों, ग्रीक लेखकों के वर्णनों आदि से भी भारतीय राज्यों और उनकी शासन पद्धति के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में जो है लिखे गए अनेक ग्रंथ थे, जैसे पाणिनि के व्याकरण, कालिदास के रघुवंश, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस आदि में भी प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के बारे में सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो विदेशी विद्वानों के विवरण सामने आए हैं, उन्होंने भी अपने विवरण के जरिए राजनीतिक स्रोत के चिंतन में अहम भूमिका निभाई थी। प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेखों व ताम्र लेखों में भी परिलक्षित होता प्रतीत हुआ है। जो एक ये डायग्राम है चिंतन के स्रोत का, इसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले चिंतन के स्रोत जो है दो है, पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। इसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य, विदेशी वृत्तांत, यूनानी विचारकों का विवरण, चीनी यात्रियों का विवरण, मुस्लिम इतिहासकारों का विवरण। चिंतन के स्रोत प्रमुख रूप से जो है मेन जो है वे दो हैं। पहला साहित्यिक स्रोत जो है वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य, सूत्र, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, लौकिक संस्कृत साहित्य आदि हैं। विदेशी यात्रियों के संस्मरण साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ही माने गए हैं। जो विदेशी यात्री भी जो अपने संस्मरण या उनकी यात्रा वृत्तांत लिखते थे, उन्हें भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख अत्यंत प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास और
विषय विशिष्ट का चिंतन अभिलेखों में सुरक्षित किया गया है। अब देखिए वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी भी क्षेत्र अथवा विषय की जानकारी का प्रमुख साहित्यिक स्रोत वेद है। प्राचीन भारत के प्राचीन तत्व विषय वेदों में ही निहित हैं। भारतीय राजनीतिक संदर्भ ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। राजा की उत्पत्ति का दैवी का सिद्धांत विषयों द्वारा राजा का निर्वाचन, राजा का राज्याभिषेक, राज्य संचालन के लिए सभा, समिति, विदत जैसी समितियों का उल्लेख प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा के प्रारंभिक प्रमाण हैं। अथर्ववेद में ऐसे उदाहरण हैं जिनसे संकेत मिलता है कि काल में राजत्व की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। तत्संबंधी सिद्धांतों का निर्माण होने लगा था। प्राचीन भारतीय राजनीतिक अध्ययन के लिए अथर्ववेद एक उपादेय ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में राज्याभिषेक का विस्तार पूर्वक वर्णन जो किया गया है। जो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं उनमें जो राजा का राज्याभिषेक किया जाता था उसका पूर्णतः वर्णन किया गया है। शासनाधीश की विविध पदवियों, राज्यों के विविध प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा द्वारा ब्राह्मण की संपत्ति ग्रहण करने का तथा शतपथ ब्राह्मण में आनुवंशिक राजत्व का उल्लेख है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्योपनिषद में छांदोग्योपनिषद है, ये थोड़ा लंबा वर्ड हो गया था, जहाँ राजनीतिक विचारों के संकेत मिलते हैं। बिंबिसार से पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था इन्हीं उपनिषदों से जानी जा सकती है। इन उपनिषदों में पुरीक्षित व उसके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख किया गया है। पुराण प्राचीन भारतीय व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए पुराण महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुछ विद्वानों ने पुराणों और उनके वर्ण्यविषयों की ऐतिहासिकता व्यक्त की है तथा वेदों की प्रामाणिकता को अधिक महत्व दिया है। जो प्राचीन भारतीय व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए पुराण महत्वपूर्ण स्रोत तो रहे हैं, लेकिन कुछ जो विद्वान थे उन्होंने पुराणों और जो वर्ण्यविषयों की ऐतिहासिकता व्यक्त की है तथा वेदों की प्रामाणिकता को अधिक महत्व दिया है। जो वेदों की बातों पर ज़्यादा महत्व देते हैं। पी.वी. काणे जैसे विद्वान पुराणों की प्रामाणिकता को शंका रहित मानते हैं। जो काणे जैसे विद्वान थे वो पुराणों की जो प्रामाणिकता है उसको किसी शंका से रहित मानते थे, उस पर कोई भी संदेह नहीं करते थे। पुराण वस्तुतः क्षत्रिय परंपरा राजत्व को स्थापित करने वाले प्रमुख स्रोत हैं। पुराण कोश साहित्य है। विभिन्न विषय पुराणों में उपलब्ध होते हैं। पुराणों में विविध कथाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति आदि विषय का उल्लेख प्राप्त हुआ है। पुराणों में वर्णित विषयों का निम्नलिखित 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं। राजनीतिक अवस्थाओं, कथाओं और घटनाओं का वर्णन है और यह भाग भारतीय राजनीतिक सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है। भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु ब्रह्मांड तथा भागवत पुराणों में वंशानुचरित प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में भी पौरव, इक्ष्वाकु और भार्यद्वय राजवंशों की तालिका प्राप्त होती है।
राजत्व का दैवी सिद्धांत पुराणों में से प्राप्त होता है। जो राजत्व के अंदर जो दैवी का सिद्धांत है वह भी हमें पुराणों में ही मिलता है। अग्नि पुराण में जो उल्लेखित है कि राजा सूर्य, चंद्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पृथ्वी एवं विष्णु के कार्य करता है, अतः इन सभी के अंश उसमें पाए जाते हैं। अग्नि पुराण में ही राज्य के संगठित रूप में सप्तांगड की चर्चा की गई है। राजा के गुणों का विचार किया गया है। कौटिल्यार्थशास्त्र के समान राजा के लिए अपेक्षित 4 शिक्षाओं त्रयी, आनुवंशिकी, वार्ता और दंड नीति का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण तथा मत्स्य पुराण में राजधर्म को सभी धर्मों का सार कहा जाता है। जो मार्कंडेय पुराण है और मत्स्य पुराण है उसमें जो राजधर्म को सभी धर्मों का सार कहा जाता है। अंतर्राज्यीय संबंधों में षाडगुण, चतुर्विध उपायों तथा मंडल सिद्धांत की चर्चा अग्नि पुराण में की गई है। रामायण की बात कर लेते हैं। रामायण संस्कृत साहित्य में रामायण आदि काव्य के रूप में आदि काव्य जो है रामायण को कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में रामायण को एक आदि काव्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत को विशाल महाकाव्यों रामायण महाभारत में प्रथम स्थान रामायण का है। आर्य संस्कृति एवं आर्यकालीन समाज का सूक्ष्मतम विवरण के साथ स्पष्ट चित्र रामायण में प्राप्त होता है। रामायण प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था को समझने का प्रमुख स्रोत है। यद्यपि महाकाव्यकालीन प्राचीन अव्यवस्थाओं की जानकारी के लिए दोनों महाकाव्यों में से महाभारत को विशिष्ट रूप से आधार बनाकर मत प्रस्तुत किए जाते हैं और महाभारत के विषयों की पुष्टि हेतु रामायण के अंश प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, परंतु जो वस्तुतः रामायण एक ऐसा स्रोत है जिसके बिना कोई भी प्राचीन भारतीय विषय अधूरा ही रहता है। रामायण की कथा आर्यों और अनार्यों राक्षसों के मध्य राजनीतिक प्रभुत्व को पाने के लिए संघर्ष की कथा है। इस संघर्ष के प्रमाण बालकांड से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, जहां राम ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध करते हुए उस क्षेत्र को आतंक से मुक्त करते हैं। यह प्रक्रम उत्तरकांड में लवणासुर को वध तक चलता है। क्योंकि रामायण काल तक आते आते समाज पूर्ण स्थापित और नियमित हो चुका था, अतः राज्य की क्षेत्रफल संकल्पना भी निर्धारित हो चुकी थी। रामायण काल में राजनैतिक चेतना विकसित हो चुकी थी। राजनीति शास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नाम प्रयोग रामायण में उपलब्ध होता है। अयोध्याकांड में उल्लेखित है कि राम के उपाध्याय सुधन्वा अर्थशास्त्र के पंडित थे। यहाँ अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजत्व का आनुवांशिक रूप रामायण में पुष्ट होता है। रामायण में राज्य, राष्ट्र, जनपद जैसे शब्द प्राप्त होते हैं जो एक निश्चित सुनिर्धारित क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। जो रामायण में राज्य, राष्ट्र और जनपद जैसे शब्द जो मिलते हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि उस समय भी एक निश्चित सुनिर्धारित जो अच्छे तरीके से निर्धारित क्षेत्र था उसकी ओर संकेत करते हैं। सुव्यवस्थित राज्य अथवा क्षेत्र विशिष्ट में राज्य के संगठित रूप का उदाहरण रामायण में प्राप्त होता है। सप्त प्रकृति का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। दशरथ के लिए सम्राट, सर्वराज, चक्रवर्ती, अधिराज जैसी उपाधियों का प्रयोग हुआ है। रामायण में भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राप्त होती है। राजा के मुख्य दायित्वों, प्रजा रक्षण और प्रजा संवर्धन की चर्चा की गई है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के गुणों, दायित्वों, कार्यक्रमों एवं उसके सहायकों के रूप में अष्टादश तीर्थों का वर्णन है। राजकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था का विकसित और सुनियोजित चित्र रामायण में प्राप्त होता है।
अंतर्राज्यीय संबंधी कूटनीतिक विषयों तथा षाड्गुण्य चतुर्विध उपाय राजशक्तियों में उल्लेख रामायण में उपलब्ध होते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक सूचना प्राप्त करने के लिए रामायण में मुख्य रूप से अयोध्या कांड, युद्ध कांड का स्रोत रूप में अध्ययन किया जा सकता है। अगला जो है महाभारत, चलिए इसके विषय में देखते हैं। महाभारत के विषय में कहा जाता है, यदि हास्ति तदयंत्र तदन्यंत्र यन्ने हास्ति न तत् कवचित, अर्थात जो विषय इस ग्रंथ में है वह संसार में अन्यत्र भी मिल जाएंगे, परंतु जिस विषय का उल्लेख महाभारत में नहीं किया गया वह कहीं भी प्राप्त नहीं होता। महाभारत एक कोश ग्रंथ है जहाँ प्राचीन भारत के सर्वविध विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक विषयों का निरूपण दो प्रकार से किया गया है, व्यवस्थित राजधर्म तथा यत्र तत्र विविध घटनाओं के प्रसंग में। महाभारत में विविध राजशास्त्र व्याख्याताओं के नाम बृहस्पति, उष्णम, भारद्वाज, गौरशिरा, विशालाक्ष, विषण आदि मिलते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में इन्हीं राजनीतिक परंपराओं का वर्णन किया है। राजनीति शास्त्र के लिए विविध नामों जैसे राजशास्त्र, राजधर्म, दंड नीति का उल्लेख मिलता है। इन शास्त्रों के रचयिताओं को राजशास्त्र प्रणेतार कहा गया है। आचार्यों की मान्यता है कि महाभारत काल में राजशास्त्र की पद्धतियाँ विकसित हो चुकी थी। शांति पर्व में भीष्म के द्वारा राजधर्म के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। राजधर्म को सभी धर्मों का सार कहा गया है। महाभारत में राजनीतिक सिद्धांत यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, तथापि शांति पर्व, अनुशासन पर्व, सभा पर्व, उद्योग पर्व और विराट पर्व एवं आश्रमवासिका पर्व में राजनीतिक संबंधी सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त महाभारत में प्राचीन ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है जिसमें अनेक राजनीतिक तत्व प्रतिपादित किए गए हैं। जैसे शांति पर्व में वसुमना को बृहस्पति का उल्लेख, इंद्र को बृहस्पति का उपदेश, पूर्वमतिस्वान संवाद, राजा मानधाता को उतथ्य का उपदेश, प्रहलाद आडिंडंग रस, सुधन्वा संवाद आदि। किसी किसी स्थान पर पशु पक्षियों के माध्यम से राजनीति के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे राजा ब्रह्मदत्त को पूजनी चिड़िया का उपदेश, मूषक मार्जार कथानक आदि हैं। जहाँ शत्रु के साथ व्यवहार करने के कूटनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं। स्मृतियाँ समाज में व्यवस्था की स्थापना करने के लिए, धर्म की अवधारणा करने के लिए दंड की और इस प्रकार दंड के उचित प्रयोग के लिए राजा की आवश्यकता बताई गई है। जिस कारणवश विभिन्न स्मृतिकारों ने राजधर्म की विवेचना के अंतर्गत स्मृतियों में राजशास्त्र से संबंधित अनेक बातों की चर्चा की है और पश्चातकालीन लेखकों ने भी स्मृतियों में उपनिषद परंपराओं को स्वीकार किया। धर्मशास्त्र के रूप में ज्ञात स्मृतियों का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य यह बताना है कि किस प्रकार चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य द्वारा की जा सकती है। इसका मार्गदर्शन कराते हुए स्मृतियों ने सामाजिक, राजनीतिक एवं विधि संबंधी विषयों का भी वर्णन किया है और प्रासंगिक रूप से राज्य तथा शासन व्यवस्था से संबंधित बातों की चर्चा भी की है। अतः इस प्रकार स्मृतियों में हमें दंड की आवश्यकता, आदर्श राजा
तथा उसके दायित्वों व अधिकारों, मंत्री, सचिव, अमात्य, पार्षद एवं सभ्य नामक परामर्शदाताओं के स्थान और कर्तव्य, राज्य एवं सामाजिक व्यवस्था, राज्य के विभिन्न अंग, अंतर्राज्य संबंधों आदि की जानकारी उपलब्ध होती है। सबसे बढ़कर तो इन स्मृतियों में हमें व्यवहार अर्थात न्यायतंत्र की जानकारी पूर्णतः उचित रूप में मिलती है तथा यह ज्ञान ज्ञात होता है कि यह तंत्र किस प्रकार की विधियों अर्थात कानूनों से काम लेता था। स्मृतियाँ अनेक मानी गई हैं। प्रमुख स्मृतियों के रूप में ज्ञात आरंभिक स्मृतियों में मनु एवं याज्ञवल्क्य की व परवर्ती स्मृतियों में नारद, बृहस्पति, कात्यायन आदि की स्मृतियाँ उल्लेखनीय मानी जाती हैं। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में प्रायश्चितों एवं आचारों की भी व्यवस्था प्राय दृष्टिगोचर है। इन व्यवस्थाओं को आधुनिक दृष्टि से विधि नहीं कहा जा सकता, परंतु नारद, बृहस्पति और कात्यायन की स्मृतियों प्राय पूर्ण रूप से विधि ग्रंथ हैं, जो आधुनिक राजनीति में भी अपना योगदान देती प्रतीत होती हैं। पंचलक्षण पुराण भी महाकाव्यों की कोटि के अंतर्गत आते हैं। इनमें काफ़ी उपदेशात्मक प्रकरण हैं, जिनमें राजा के अधिकारों व कर्तव्यों तथा अन्य संबद्ध विषयों की चर्चा है। पुराणों की संख्या 18 है। उनमें से अनेक जैसे कि विष्णु, वायु, मत्स्य आदि पुराण गुप्तकाल तक पूरे हो चुके थे तथा गुप्तकालीन राजनीतिक संस्थाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण आदि पूर्णतः ब्राह्मणवादी व धर्मशास्त्रीय परंपरा में लिखे गए ग्रंथ हैं तथा इनका स्वरूप सैद्धांतिक अधिक प्रतीत होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनसे कुछ भिन्न परंपराएं प्रस्तुत की गई, जो अर्थशास्त्रीय परंपरा भी कहलाती है। कौटिल्य का यह ग्रंथ अधिक व्यावहारिक एवं धार्मिक विचारों से कम प्रभावित दिखाई पड़ता है। यह अपने ढंग का अर्थात अर्थशास्त्रीय परंपरा का प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ माना गया है। यह सबसे पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजनीति की स्वतंत्र रूप से चर्चा करते हुए राज्य के सभी पहलुओं को विस्तृत संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। राजशास्त्र से संबंधित ग्रंथ के लिए अर्थशास्त्र नाम रूढ़ होने के संबंध में कौटिल्य का यह कहना है कि अर्थ शब्द से जैसे मनुष्यों के व्यवसाय या धंधे दिग्दर्शित होते हैं, वैसे ही जिस भूमि पर वह रहकर वे व्यवसाय चलाते हैं वह भूमि भी संबोधित हो सकती है। इसलिए भूमि को प्राप्त करने व उसका पालन करने का जो शास्त्र है वही अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का यह नीतिशास्त्र विषयक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। अतएव अर्थशास्त्र शब्द राजनीति शास्त्र के अर्थ में पूर्णतः रूढ़ हो गया था। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, कौटिल्य केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि राजनीति के एक संप्रदाय के संस्थापक भी थे, जिस कारण उनका और उनके ग्रंथ का परवर्ती काल में भी सम्मान होता रहा। राजनीति के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि के अष्टाध्यायी का है। कौटिल्य के विचारों की पुनरावृत्ति से मात्र इतना संकेत मिलता है कि उसकी विचारधारा की प्रतिष्ठा व प्रभाव परवर्ती काल में भी कायम रहा। नीतिशास्त्र नीतिसार ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें शासन व्यवस्था का जैसा संगोपांग है विवरण है, वैसा अर्थशास्त्र के बाद के किसी ग्रंथ में नहीं होता। शुक्र नीतिसार की तिथि अत्यधिक विवादाग्रस्त भी है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी रचना का समय 18वीं सदी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में रखा, किंतु इस ग्रंथ का संकलन 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। इसके संबंध में बहुत से विश्वसनीय तर्क दिए गए। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी की रचना है। नीति वाक्यामृत उसमें भी प्राचीन भारतीय राजनीति के
अध्ययनार्थ उपयोग किया जाता रहा। इस ग्रंथ की रचना का समय 11वीं सदी से लेकर पूर्वार्ध में रखा गया है। यद्यपि यह विषय भी विवाद मुक्त नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कई बातों में समानता रखने पर भी नीति वाक्यामृत में कुछ मौलिकता भी दिखाई दी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कई बातों में समानता रखने पर भी नीति वाक्यामृत में कुछ मौलिकता भी दिखाई दी। सोमदेव ने उस समय उपलब्ध सभी साहित्यिक कृतियों जैसे कि कौटिल्य, मनु, भीष्म, बृहस्पति, कामंडक का उपयोग यथास्थान किया है। अतएव नीति वाक्यामृत प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों, नीतिशास्त्रों के गंभीर तथा विवेकपूर्ण अध्ययन का फल है। सोमदेव ने छोटे छोटे वाक्यों व सूत्रों के रूप में अपने ग्रंथ में विभिन्न विद्याओं, राज्य की उत्पत्ति, राजा का देवत्व, राजा की नियुक्ति, उत्तराधिकार का प्रश्न, राजा के कर्तव्य, मंत्रियों की आवश्यकता, उनकी योग्यता, न्यायालय, सैनिक प्रशासन, अंतर्राज्य संबंध, दूत एवं गुप्तचर व्यवस्था आदि राज्य व्यवस्था से संबंधित विषयों की विस्तृत चर्चा की है। बौद्ध एवं जैन साहित्य। राज्य व्यवस्था व राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालें तो प्रारंभिक पाली ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक कुछ दूसरा ही अर्थात भिन्न चित्र प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनका अंतिम रूप श्रीलंका में ईसा पूर्व पहली सदी में निश्चित हुआ, फिर भी उनमें राजतंत्रों व गणतंत्रों के विषय में जो बातें या जानकारी उपलब्ध होती है उनका संबंध संभवतः बुद्धकालीन मगध व कौशल की वस्तुस्थिति से ही प्रतीत होता है। यदि यह बात कदाचित विभिन्न राज्यों में उनके आपसी संबंधों के बारे में सही हो सकती है, परंतु जहाँ तक राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो उन पर यथावत विश्वास करना भी उचित नहीं लगता। विनय पिटक के महावग और चुल्लवग अंशों में बौद्ध धर्म संस्था के गठन संबंधी ढेर सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए तथा यह कहा गया कि जिन नियम विनियमों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का समष्टिगत आचरण शासित होता था वे बुद्धकालीन पूर्णतः गणराज्यों से लिए गए हैं। यदि यूनानी विवरणों व पाणिनि का सहारा न लिया जाए तो मौर्य पूर्व गणतंत्रीय संस्थाओं के अध्ययन के लिए कोई समसामयिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जातकों के आधार पर विद्वानों ने लिच्छवी संविधान का स्वरूप प्रस्तुत किया है, किंतु अपने वर्तमान रूप में वे ईसा पूर्व दूसरी सदी से पहले की नहीं ज्ञात होते। जातक प्रधानता लोक कथाएं ही है। इनमें राजा के कर्तव्यों, न्याय प्रशासन, वर्णों और जातियों तथा आर्थिक कार्यकलापों का पूर्णतः उल्लेख हुआ है। इनके आख्यानात्मक अंश को भी और भी पहले की स्थिति की जानकारी का आधार बनाया जा सकता है, परंतु ईस्वी सन की 5वीं सदी में श्रीलंका में संकलित इनकी टीकाओं का उपभोग शाक्य संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए कदापि नहीं किया गया। जैसे धर्मशास्त्र साहित्य व उनकी टीकाओं में अंतर है, ठीक उसी प्रकार प्रारंभिक पाली पुस्तकों में प्रस्तुत किए गए ढांचे व प्रवर्ती टीकाओं द्वारा उसके ऊपर रचे गए ढांचे के बीच अंतर है। दिघ निकाय में, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, राजत्व या राज्य व समाज की उत्पत्ति के संबंध में क्रमबद्ध चिंतन का सबसे पहला उदाहरण यही प्रस्तुत होता है। दिघ निकाय को ईसा पूर्व तीसरी सदी में रखा जा सकता है, जिससे प्रकट होता है कि राज्य की उत्पत्ति विषय क्रमबद्ध सिद्धांत तब प्रतिपादित हुए जब राज्य पूर्णतः सुस्थापित संस्था बन चुका था। महावस्तु जैसे प्रवर्ती बौद्ध ग्रंथ राजत्व की उत्पत्ति विषयक मूल
कथा को ही साज संवार कर तथा परिवर्धित रूप में रखते हैं, जबकि मूल कथा सूत्र ज्यों की त्यों ही रह जाती है। राजनीति के सिद्धांत निरूपण करने वाले कतिपय प्राचीनतम जैसे जैन ग्रंथों में भाषा व वैज्ञानिकी तथा साहित्यिक दृष्टि से उत्तराध्ययन सूत्र सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। जैन आगमों के पदों में अन्योक्तियों, उपमाओं और कथोपकथनों के रूप में जिन विषयों का वर्णन हुआ है, उनमें से कुछ की चर्चा में से कुछ एक प्रतिरूप जातकों और शांति पर्व में भी मिलते हैं। इस प्रकार साहित्य में ही प्रशासन पद्धति संबंधी प्रासंगिक उल्लेखों को पूर्णतः यत्र तत्र ढूंढ सकते हैं। 8वीं व 9वीं सदी में संग्रहित जैन पुराणों में सृष्टि कथा का वर्णन है, जिसमें राज्य तथा जातियों की उत्पत्ति के संबंध में भी अटकलें लगाई गई हैं। इनमें विशेष रूप से राज्य, पर्व, समाज का चित्र विस्तार से दिया गया है। जैन आचारंग सूक्त में विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख हुआ है, तथापि जैन धर्म के प्राकृत ग्रंथों में उपलब्ध सामग्री प्रारंभिक राज्य व्यवस्था विषयक आधुनिक पाठ्यपुस्तकों में कोई स्थान नहीं पा सकी। अभी तक जिस एकमात्र जैन ग्रंथ का उपयोग इस प्रयोजन से हुआ है, वह है नीतिवाक्यामृत, जिसे ईस्वी सन की 10वीं या 11वीं सदी में जैन ग्रंथकार सोमदेव सूरी ने लिखा था। किंतु यह ग्रंथ उन पूर्ववर्ती ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत अधिक ऋणी है जिन्हें इसमें उद्धृत किया गया है। यह नीतिसार की श्रृंखला में ही आता है और पूर्व मध्यकाल की राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ के रूप में इसका उपयोग अत्यधिक लाभदायक है। कहा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्यों, तंत्रात्मक राज्यों व उनकी शासन व्यवस्था, उनकी कार्यवाही के तरीके, न्याय प्रशासन और विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के विषय में जैन और विशेषकर बौद्ध साहित्य से महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। विशेषता देशी साहित्यिक स्रोतों के सर्वेक्षण में लगभग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में पाणिनि व्याकरण तथा लगभग 2री सदी ईस्वी पूर्व के पतंजलि के महाभाष्य को सम्मिलित किया जा सकता है। पाणिनि के व्याकरण में बहुत से ऐसे उदाहरण का प्रयोग किया गया है जिसमें समसामयिक गणराज्यों का पूर्णतः उल्लेख है, एवं पतंजलि का महत्व इस रूप में है कि वह प्रकारांतर से ही मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक रीति पर प्रकाश डालता है। गुप्त काल के संबंध में वराहमिहिर की बृहत्संहिता का भी ऐसा उपयोग किया जाना संभव है, किंतु ये कृतियाँ हमारे ज्ञान की पूरक मात्र ही कही जा सकती हैं। पुरातात्विक परिवेश तथा सिक्कों व अभिलेखों के अध्ययन से हमें राजनीतिक संस्थाओं के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष का अत्यधिक पता चलता है। ये स्रोत साहित्यिक स्रोतों संबंधी कठिनाइयों से भी अपेक्षाकृत मुक्त हैं। किसी देश व काल के पुरातत्व को उसके राजनीतिक ढांचे के साथ बहुत परोक्ष रूप से ही जोड़ा जा सकता है। खेती के प्राचीन औजारों का पता पुरातत्व से ही चलता है। समाजशास्त्रियों का अनुमान है कि जिस समाज में ठीक से खेती न चल पाए, वहाँ की सरकार 5 लाख से अधिक लोगों पर शासन कदापि नहीं कर सकती है। यदि पुरातत्व के सहारे हमें स्थायी रूप से बसे ग्रामीण समुदायों या शहरी क्षेत्रों का पता चल जाए, तो इस ज्ञान की सहायता से हम साहित्य स्रोतों में विशाल व कुशल साम्राज्यीय संगठन की कल्पना को मर्यादित करके उन्हें तथ्यों के अधिक निकट ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी काल में बड़े पैमाने पर नगरों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है, तो वह इस बात का संकेत होता है कि उस काल में नगर प्रशासन की आवश्यकता अवश्य ही थी। पुरातात्विक स्रोतों में अनेक वस्तुएं निहित हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले, अभिलेख
प्राचीन भारतीय अभिलेखों में अधिकांशतया दो लिपियां ब्राह्मी व खरोष्ठी प्रयुक्त की गई हैं। वह इन लिपियों का रूप भिन्न कालों में बदलता रहा है। सबसे पहले भारतीय अभिलेख सम्राट अशोक के दिखाई देते हैं। साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक शिलाखंडों व स्तंभों पर खुदे ये लेख सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक आचरणों को विनियमित करने के निमित्त जारी किए गए राजकीय समादेश या उद्घोषणाएं ही हैं। ये सामान्यतः प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं, परंतु कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि और ग्रीक भाषा में भी पाए जाते हैं। अशोक के अभिलेखों से पूर्णतः स्पष्ट है कि वह एक विस्तृत साम्राज्य का शासक था। तत्कालीन परिस्थितियों में एक स्थान से इतने बड़े साम्राज्य का ठीक से शासन चला पाना पूर्णतः कठिन था, जिसे प्रशासनीय सुविधा के लिए इसे कई भागों में विभक्त किया गया था। अशोक की इन राजाज्ञाओं को धर्मलेख भी कहा गया है, लेकिन इनमें ऐसे विषयों का उल्लेख नहीं है जिन्हें विशुद्ध रूप से पूर्णतः धार्मिक कहा जा सके। इसके विपरीत इनके विषय ये बताए गए हैं: राजा और परिषा यानी कि परिषद के आपसी संबंध, प्रांतीय शासन व्यवस्था, न्याय प्रशासन, राजकों और महामात्रों जैसे उच्च पदस्थ राज्याधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य, गुप्तचर विभाग, सैन्य व्यवस्था, अशोक के राज्य संबंधी विचार तथा राजा के पितृवित आदर्श। राजा का यह कर्तव्य समझा जाता था कि वह प्रजा का कल्याण ही अपना उद्देश्य समझे तथा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझकर उसकी भलाई करे। अशोक के शब्दों में सब मनुष्य मेरी संतान है। उसके 13वें अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विदेशी मामलों की देखभाल से संबंधित एक अलग विभाग उस समय उपस्थित था। दूतों का आना जाना भी प्रचलित था। धर्म महामात्रों की नियुक्ति सर्वप्रथम अशोक ने की अपने राज्यकाल के 14वें वर्ष में संपन्न की थी। यद्यपि कौटिल्य अर्थशास्त्र में अशोककालीन अधिकांश अधिकारियों का उल्लेख नहीं है, किंतु मेगास्थनीज व कौटिल्य की कृतियों से मोटे तौर पर जिस व्यापक राजकीय नियंत्रण को संकेत मिलता है, वह अशोक द्वारा अपने राजत्व काल के प्रारंभ में जारी किए गए आदेशों से सामान्यतः उसकी पुष्टि होती है। मौर्योत्तर तथा गुप्तकालीन अभिलेख मोटे तौर पर गैर सरकारी तथा सरकारी, इन दो कोटियों के अंतर्गत ही आते हैं। गैर सरकारी अभिलेख क्या होते हैं? गैर सरकारी अभिलेख मुख्यतः अनुदान लेख हैं, जो छोटे होने पर भी सामान्यतः दाताओं की सरकारी हैसियत का ही वर्णन करते हैं। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि दोनों ही लिपियों में लिखे ये अभिलेख अपने काल के प्रशासन तंत्र पर पूर्णतः प्रकाश डालते हैं। सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेखों में कुछ प्रशस्तियां हैं, परंतु सामान्यतः शासन पत्र या भूमि अनुदान पत्र भी उल्लेखित हैं। प्रशस्तियों में राजाओं की बहुमुखी उपलब्धियों का, उनकी विजयों का, उनके द्वारा दिए गए धार्मिक अनुदानों आदि का गुणगान है। इस कोटि में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आदि शामिल हैं। पहले में खारवेल के राजत्व काल की वर्षवार घटनाएं दी गई हैं तथा उसकी शिक्षा, राज्यारोहण, सैनिक अभियानों तथा नगरीय और ग्रामीण लोगों पर किए गए उसके कुछ अनुग्रहों की चर्चा भी है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की वंशावली के बाद उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना अधिकारी बनाया था। इससे हमें विभिन्न कोटियों के उन राजाओं तथा गणों के साथ समुद्रगुप्त के संबंधों की जानकारी भी प्राप्त होती है जिन्हें उसने जीत लिया था, जिसके साथ परिस्थितियों एवं उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार समकालीन अधीनस्थ सामंतों तथा करदाताओं जैसा विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता था। परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोटि के सरकारी अभिलेखों में अभिलेख वे भूमि अनुदान पत्र ही हैं जिन्हें जारी करने का क्रम सबसे पहले सातवाहनों ने आरंभ किया था। वैसे ये अनुदान अधिकांशतः धार्मिक प्रयोजनों से दिए गए हैं, परंतु इनमें राजस्विक एवं प्रशासनिक इकाइयों के उल्लेख भी मिले।
तथा राजस्व के स्रोतों का भी वर्णन है। और जिन अधिकारियों को भूमिदान की सूचना दी गई है उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। अशोक की राजकीय उद्घोषणाएं मात्र 1-2 अधिकारियों को ही संबोधित है, जिनमें कुमार या आर्यपुत्र नामक प्रांतीय शासक तथा महामात्र नामक उच्चाधिकारी ही आते हैं। सातवाहनों के राजकीय शासन पत्र सदा अमात्यों को ही संबोधित करते प्रतीत होते हैं। गुप्त काल के से शासन पत्रों में उल्लिखित अधिकारियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई तथा पूर्व मध्यकाल में पाल राजाओं के शासन पत्र में इनकी संख्या 3 दर्जन तक पहुंच गई थी। इन अभिलेखों में प्रयुक्त राजस्विक एवं प्रशासनिक शब्दों का अर्थ लगाना पूर्णतः आसान नहीं है, फिर भी ईस्वी सन की प्रथम सदी से यही शब्द हमें कराधान और शासन पद्धति की जानकारी सुलभ कराने वाले एकमात्र विश्वसनीय स्रोत का काम करते दिखाई देते हैं। यदि गुप्तकालीन अभिलेखों का वाचन समकालीन स्मृतियों के साथ मिलाकर किया जाए तो इस काल की राज्य व्यवस्था का अच्छा खासा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। सिक्के। अभिलेखों के समान सिक्कों का भी अपना विशिष्ट स्थान माना गया है। प्राचीनतम भारतीय मुद्रा में जिन्हें आहत मुद्रा कहते हैं तथा जो ईसा पूर्व 6ठी सदी की बताई जाती हैं, राज्य व्यवस्था के अध्ययन में अधिक सहायक प्रतीत नहीं है, लेकिन मौर्योत्तर काल से ये सिक्के हमारे प्रयोजन के लिए उपयोगी बन जाते हैं। कुषाण कालीन सिक्कों पर उत्कीर्ण उपाधियों से राजपद और विशेषतया उसके दैवी पहलुओं पर कुछ प्रकाश डाला गया है। अनेक कुषाण सिक्कों व शिव की आकृति से धर्म तथा राजनीति का आपसी संबंध स्पष्ट भी होता है। कुछ सिक्कों पर राजाओं के ही नहीं बल्कि कबीलों या जनजातियों के नाम भी उल्लिखित हैं, जैसे कि मालव, मौधे, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये पूर्णतः गणराज्य थे। निष्कर्ष, राजनीतिक स्रोत के माध्यम से यथा स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुल्प अभिलेख इत्यादि ग्रंथों का प्राचीन महत्व राजनीति को समझने के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सार्थक होने के साथ साथ उस समय की राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारों का भी दिग्दर्शन कराता है। तो चलिए इसके कुछ बौद्ध प्रश्न या MCQ टाइप देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। पहला प्रश्न है, मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या होता है? विजिगीषु। किसने कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? श्याम शास्त्री जी ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था वह क्या कहलाता था? बलि। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की संख्या 18। मनुस्मृति में विशेष रूप से आपातकाल में किस स्थिति को अपनाने पर बल दिया गया है? षाड्गुण्य नीति को। आधुनिक काल में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने की? श्याम शास्त्री जी ने। ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।